नमस्कार दोस्तों। मैं गोपाल शर्मा एक बार फिर आपके सामने आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके अपने प्यारे परिवार, आपकी पाठशाला के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। और आज जो हम टॉपिक लेकर आपके बीच में आए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, आपका ध्येय कोई सा भी एग्ज़ाम क्रैक करना हो, उस सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्या है आज का हमारा टॉपिक, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि पेपर्स में 2 से 4 सवाल तक इस टॉपिक से दिखते हैं। दो तो मिनिमम, अगर टीचिंग एग्जाम है 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कोई सा भी आपका एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ी सी लंबी क्लास हो सकती है, हो सकता है 1 घंटे तक चल जाए, लेकिन आज सारे डाउट आपके जनगणना के यहाँ से खत्म हो जाएंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमें कवर करना है पूरी आज की क्लास में, टॉपिक का नाम है भैया जनगणना 2011। क्या नाम है? जनगणना 2011। कुछ भी बताऊं उससे पहले आपसे निवेदन है, अपने पेन कॉपी अपने हाथ में ले लें। 1 मिनट मैं कुछ बोल रहा हूँ, इतने अपने पेन कॉपी निकाल के साथ की साथ जो भी चीज़ लिखवाऊँ वो लिखते चलें। आज की 1 घंटे की क्लास आप दोगे मुझे, अपना 1 घंटा दोगे, तो उसमें आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये मानो कि 100 में से आपने 1 घंटा देकर, आज का एक दिन देकर कितने नंबर ले लिए? 2 से 3 नंबर ले लिए, तो आपका काम आसान हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग लिखते चलिए सारी चीज़ों को। ले लिया होगा पेन कॉपी, तो अब नोट्स बनाते चलेंगे, एक एक चीज को लिखते चलेंगे साथ की साथ। क्या है? सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिए, जनगणना। जनगणना का मतलब ही क्या होता है? जनगणना, जनगणना का मतलब क्या होता है? आपको YouTube पर कहीं ऐसी क्लास नहीं मिलेगी जिसमें जनगणना के सारे फैक्ट, सारे तथ्य एक जगह इकट्ठे करके आपको करवा दिए गए हों। तो जनगणना का मतलब क्या होता है? ये ऐसी एक प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत, जिसके तहत एक निश्चित समय पर, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित समय पर, निश्चित क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र में रह रहे लोगों का, निश्चित क्षेत्र में रह रहे लोगों के बारे में, रह रहे लोगों के बारे में, लोगों के बारे में सामाजिक व सांस्कृतिक आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। लोगों के बारे में सामाजिक व सांस्कृतिक इकट्ठे किए जाते हैं, सांस्कृतिक आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, सांस्कृतिक आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। क्या कहलाती है? जनगणना कहलाती है। आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक है जी, लिख लिया। सांस्कृतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे लिखिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत निश्चित समय पर, निश्चित क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र में रह रहे लोगों के बारे में सांस्कृतिक व सामाजिक आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। क्या कहलाती है? आपकी जनगणना कहलाती है। आगे लिखना शुरू करिए। जो पहली जनगणना है दुनिया के कौन से देश में हुई थी? पहली जनगणना 1749 में। जैसे शॉर्ट में मैं लिखवाऊं वैसे ही आपने लिखते चलना है। 1749 में जो प्रथम आधुनिक जनगणना है, ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिखवाऊं, ज्यादा आपने पूरी लाइन व्याख्यान नहीं लिखना। ऐसे लिखो, प्रथम आधुनिक जनगणना। शॉर्ट नोट्स बनाने सीखो। प्रथम आधुनिक जनगणना कब हुई? 1749 में। और कहां पर हुई? स्वीडन में। कहां पर हुई जी? स्वीडन में। स्वीडन देश है ये, आपके गल्फ कंट्रीज में से आता है स्वीडन। वहां पर आपकी पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1749 में। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। जो पहली बार, ये क्या है? पहली बार हुई थी, लेकिन प्रथम दशकीय जनगणना, प्रथम आधुनिक दशकीय, जो हर 10 वर्षों में होती है, प्रथम आधुनिक दशकीय जनगणना, ये कहां पर हुई थी और कब से? दशकीय जनगणना यानी कि हर 10 वर्ष में जनगणना करवाने का प्रावधान कब और कहां से शुरू हुआ? तो ये आपके 1790 में शुरू हुई थी। और कहां से?
अमेरिका से। यानी कि जो आपकी दशकीय जनसंख्या जनगणना है वो आपके किस देश से शुरू हुई थी? अमेरिका से। कब? 1790 में। लिख लिया? आगे लिखिए। जो साथी क्लास में आ चुके हैं, एक बार जिन्होंने एंट्री ले लिया है, नोट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, वो आखिर तक इस क्लास को देखें। आज आपके 2 से 3 नंबर यहाँ पक्के हो जाएंगे। आपकी चाहे बिहार की जनगणना हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जनगणना हो, चाहे सर्वाधिक शिक्षित राज्य हो, सर्वाधिक शिक्षित महिला किस राज्य में, ये सारे जितने भी आपके पॉइंट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। बस आप जुड़े रहिए क्लास में आखिर तक, ठीक है। प्रथम आधुनिक दशकीय जनगणना 1790 अमेरिका। इंग्लैंड की जो पहली बार जनगणना, इंग्लैंड की प्रथम जनगणना कब हुई? इंग्लैंड की प्रथम जनगणना, यानी कि इंग्लैंड से पहले भी जो इंग्लैंड के गुलाम रहे थे अमेरिका जैसे देश, उन्होंने शुरू कर दी थी। और इंग्लैंड की जो पहली जनगणना है वो कब हुई थी? 1800 में। वर्ष 1800 में। कब हुई थी? 1800 में। और जो भारत में जनगणना की बात की जाती है तो भारत में सबसे पहले एक शहर है प्रयागराज। तो प्रयागराज में जनगणना का प्रयास किया गया था। वो कब किया गया था? सबसे पहले लिख लीजिए, भारत में जो प्रयागराज शहर है, तो प्रयागराज की जनगणना, जिसको इलाहाबाद पुराना नाम था, वर्तमान नाम है प्रयागराज, तो प्रयागराज की जनगणना कब की गई थी? प्रयागराज की जनगणना, ये ऐसी जनगणना थी जो प्रयागराज में की गई थी। ये 1824 में की गई थी इसकी कोशिश। लेकिन इस जनगणना में केवल धनाढ़े लोगों को, जो कुछ व्यक्ति थे, किसी पद पर थे, जिनकी कुछ समाज में अस्मिता थी, उन लोगों को इसमें शामिल किया गया था प्रयागराज की जनगणना में। इसके बाद भारत का एक और शहर है बनारस। प्रयागराज के बाद दूसरा जो शहर था, इन दोनों, ये दोनों पास पास हैं, प्रयागराज और बनारस दोनों पास पास हैं। तो इसके बाद प्रयागराज के बाद बनारस की जनगणना की कोशिश की गई थी 1827 और 28 में। अगर यहां पर आपसे पूछे कि इन दोनों शहरों की जनगणना की कोशिश किसने करी थी, तो किसने करी थी 1828-27 के बीच में? ये की थी आपके जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने करी थी? जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, अब अगला पॉइंट, कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो ये तो थी केवल शहरों की, 2 शहरों की जनगणना। यहां तो केवल 2 शहरों की बात हुई है, एक प्रयागराज की, दूसरा बनारस की, ठीक है। इसके बाद भारत में पहली जनगणना, ये आपसे अगर सवाल पूछा जाता है तो भारत की जो पहली जनगणना थी, बहुत सारे पेपरों में आया था आपसे, तो 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। लेकिन उससे पहले एक और बात लिख लीजिए, जो बनारस था और जो ये था आपका प्रयागराज, इनमें केवल धनाढ़े लोगों को शामिल किया गया था। लेकिन अगर यहीं पर पूछा जाए कोई ऐसा शहर बताओ जी जिसमें पूर्णतः सभी लोगों को गिना गया हो, सभी लोगों के आंकड़े इकट्ठे किया गया हो, वो शहर कौन सा है? तो वो शहर था आपका ढाका। कौन सा था? ढाका। और ढाका की जनगणना कब की गई थी? ढाका की गई थी 1830 में। ढाका उस समय के किस में था? उस समय के हिंदुस्तान में आता था, इसलिए ढाका को भी हमें याद रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए संपूर्ण भारत की पहली बार जनगणना, भारत की प्रथम जनगणना, भारत की प्रथम जनगणना तो कब की गई थी? 1872 में। 1872 में। और उस समय जो आपके कौन थे? वायसराय। 1857 के बाद से कौन बनने लगे थे? वायसराय। 1857 से पहले कौन थे? गवर्नर जनरल। 1833 से पहले कौन थे? केवल गवर्नर। और कहाँ के? बंगाल के, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। 1833 से भारत का गवर्नर जनरल बनने लगा। 1872 में वायसराय कौन थे आपके? लॉर्ड मेयो। कौन, क्या नाम था? लॉर्ड मेयो। अगर यहीं आपसे पूछा जाए कि भारत में दशकीय जनगणना, भारत की दशकीय जनगणना यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष में कब से जनगणना की शुरुआत हुई, तो भारत की दशकीय जनगणना कब से शुरू हुई थी? 1881 से। कब से? 1881 से। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिबन। क्या नाम था? लॉर्ड रिबन। कहीं पर रिपन भी मिलता है, कहीं रिबन है, तो आप दोनों याद रख सकते हो, लॉर्ड रिबन या लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिबन या लॉर्ड रिपन, ठीक है। पेपर में आपका सवाल ठीक हो जाएगा, ठीक है। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय के हिसाब से जो आपकी जनगणना थी, इसका जो इंचार्ज था, 1881 की जनगणना का इंचार्ज, की जनगणना का इंचार्ज कौन था? जनगणना का इंचार्ज ये कौन था आपका? डब्ल्यू डब्ल्यू
डब्ल्यू प्लोडीन। कौन था? डब्ल्यू प्लोडीन। ठीक है, ये आपका कौन था भैया? जनगणना का इंचार्ज था। इसके देख रेख में, इसकी निगरानी में, जैसे एक स्कूल का एक इंचार्ज होता है भैया, उसके अंडर सारे टीचर्स काम करते हैं, बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह वो सारी चीज़ें वो सेट करता है। वैसे ही कि जनगणना में कौन से आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे, कितने वर्ष तक के व्यक्तियों का आंकड़ा इकट्ठा किया जाएगा, ये सब बातें किसने देखी थी? डब्ल्यू प्लोडीन ने। यहां तक की बातें लिख ली। अब इसके बाद देखिए, अब अगर आप गिनती करोगे तो 2011 तक कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं? वर्ष 2011 तक 15 जनगणना हो चुकी हैं। वर्ष 2011 तक 15 जनगणना हो चुकी हैं। कितनी हो चुकी हैं? 15 जनगणना हो चुकी हैं। ठीक है जी, कितनी हो चुकी हैं? 15 जनगणना हो चुकी हैं। ठीक है भैया, कितनी हो चुकी हैं? 15। आगे चलिए, अब अगर आपसे पूछ ले, अब अगर आपसे पूछ ले कि देखो, एक और यहाँ पे आप इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखना चाहो, टोटल हुई है 15, लेकिन अगर पूछा जाए कुल आजादी से पहले कितनी हो चुकी? 8। आजादी से पहले इसमें 1872 वाली भी आएगी, 8 आजादी से पहले, और 8 ही हो चुकी हैं आजादी के बाद। लेकिन जो टोटल दशकें हुई हैं वो हुई हैं 15। 8 आजादी से पहले और 8 बाद में, ये हो गई आपकी 16। इसमें आपकी 1872 वाली भी काउंट होगी। ठीक है, ठीक है भैया। अगर किसी को डाउट है तो मैं काउंट करके दिखा दूंगा 15। ठीक है जी, चलो अब आगे देखिए। भारत में जनगणना संबंधी कानून क्या है? हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट, कि भारत में जनगणना संबंधी क्या क्या कानून हैं। भारत में जनगणना संबंधी कानून। भारत में जनगणना संबंधी कानून। भारत में जनगणना संबंधी कानून। लिखो भैया, जनगणना अधिनियम 1948। कौन सा? आज़ादी के 1 साल बाद वाला अधिनियम आया था। जनगणना अधिनियम 1948। जनगणना अधिनियम 1948 क्या कहता है भैया? ये अधिनियम क्या कहता है? लिखो जल्दी। जनगणना से संबंधित सभी प्रावधान भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के फैसले के अनुसार होंगे। लिख लो पूरी लाइन, जब ही समझ आएगी कि जनगणना से संबंधित सभी प्रावधान, जनगणना से संबंधित सभी प्रावधान, जनगणना से संबंधित सभी प्रावधान, जनगणना से संबंधित सभी प्रावधान भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, भारत के महारजिस्ट्रार भारत के महारजिस्ट्रार महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त के फैसले से होंगे। जनगणना आयुक्त के फैसले से होंगे। ठीक है जी, पहली बात इस एक्ट के बारे में, किसके फैसले से होंगे? भारत के महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त के फैसले से होंगे। इसके बाद आगे लिखिए, जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना आपकी कौन सी सूची में आता है? जनगणना आपकी संघ सूची का, यानी कि केंद्र सरकार का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। इसका संघ सूची का विषय है। किसका विषय है जी? संघ सूची का विषय है। क्या? जनगणना। जनगणना आपकी कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। आगे ऐड कर लीजिए, जनगणना पर, जनगणना पर कानून बनाने का अधिकार, जनगणना पर कानून बनाने का अधिकार, बनाने का अधिकार केवल संसद को है। केवल संसद, केवल शब्द लिखा है, इसका मतलब यह है कि राज्य सरकारें इस पर कोई कानून नहीं बना सकती। केवल संसद को है, केवल संसद को है। ठीक है जी, आगे चलिए। आगे अगला अधिनियम आता है आपका, और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के वर्तमान
भारत के, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन हैं, एक सेकंड, भारत के वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन हैं? तो वर्तमान में लिख लीजिए भैया। वर्तमान में अगर आपके से पूछा जाता है तो वर्तमान आयुक्त हैं आपके कौन? वर्तमान जनगणना आयुक्त, वर्तमान जनगणना आयुक्त ये कौन है आपके वर्तमान जनगणना आयुक्त? मृत्युंजय कुमार नारायण। कौन है जी? मृत्युंजय कुमार नारायण। मृत्युंजय कुमार नारायण। मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है जी, क्लियर। आगे चलिए। जो आपका एनपीआर है, एनपीआर का मतलब क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। एनपीआर, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये आपका कब आया था? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ये आया था आपका 2010 में। तो इसके बारे में लिखिए। पहली बार 2010 में परिचय में आया। पहली बार 2010 में परिचय में आया। 2010 में परिचय में आया। इसके बाद आगे लिखिए। जो इसमें संशोधन किया गया, इसमें चेंज किया गया, वो कब किया गया? अपडेट किया गया 2015 में। अपडेट किया गया, अपडेट किया गया 2015 में। ठीक है। और अभी जो अपडेट चल रहा है 2021 से अपडेट जारी है। 2021 से अपडेशन इसकी चालू है। 2021 से अपडेशन इसकी जो है चालू है, यानी कि अभी इस पर जो अपडेट चल रही है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो अभी कंटिन्यूस फॉर्म में। अगर आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है, आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि एनपीआर में किसका जिक्र होता है, नेशनल पॉपुलेशन जो रजिस्टर है आपका, इसमें किसका जिक्र किया जाता है? तो एनपीएस में आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में आपके वो व्यक्ति आते हैं जो या तो पिछले 6 महीने से भारत में रहे हों या आगे आने आने वाले जो 6 महीने हैं उनमें भारत में रहना चाहते हों। उन व्यक्तियों का जिक्र इस एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में किया जाता है। तो एनपीएस पॉपुलेशन रजिस्टर आपका पहली बार परिचय में कब आया था? 2010 में। अमेंडमेंट किया गया 2015 में। और इसके बाद जो अपडेशन चल रही है वो अभी तक चालू है 2021 से लेकर के। ठीक है जी, यहां तक के सारे पॉइंट क्लियर। आगे आ जाइए। आगे की बात अब देखिए। आगे आपका एक और अधिनियम है, नागरिकता अधिकार अधिनियम। ये आपका कब पारित किया गया था? अगर आपसे एक्ट पूछा जाता है कि नागरिकता अधिकार अधिनियम, नागरिकता, भारत के संविधान में ये अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है नागरिकता के अधिकार जो हैं। तो नागरिकता अधिकार अधिनियम है, ये आपका कब पारित किया गया था? नागरिकता अधिकार अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। कब? 1955 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1955 में पारित किया गया था। ठीक है जी। भारत के संविधान में, भारत के संविधान में भाग 2 में, कौन से में? भारत के संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक, कहां से? अनुच्छेद 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है कि कौन डिसाइड करेगा आप भारत के नागरिक हो नहीं हो। ये कौन से भाग में? भारत के संविधान के में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ठीक है जी, लिख ली ये बात आपने। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ठीक है जी, क्लियर यहां तक के सारे पॉइंट्स।
चलिए, अब जो 15वीं जनगणना 2011 में हुई थी, उससे संबंधित जितने आपके पॉइंट्स बन सकते हैं उन सबको अब हम कवर करना शुरू करेंगे। यहाँ तक जो आपकी बेसिक जानकारी थी, जनगणना क्या होती है, पहली बार जनगणना कब हुई, जनगणना अधिकार जो नागरिकता अधिकार अधिनियम है ये कौन से साल में आया था, भारत के कौन से संविधान, कौन से भाग में, कौन से आर्टिकल में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे जो हमने देख लिए। अब आप हेडिंग डाल लीजिए नागरिकता अधिकार अधिनियम या जनगणना 2011 या 15वीं जनगणना 2011। ठीक है, क्या डालोगे, 15वीं जनगणना 2011। जो आपकी 2011 में जनगणना हुई थी वो सीरियल वाइज कौन सी थी, आपकी 15वें नंबर की। और इसके बारे में अब जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं वो सब ऐड करेंगे। ठीक है, वो सब हम ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए 15वीं जनगणना का जो आपका ध्येय वाक्य था वो क्या था। ध्येय वाक्य क्या नाम है, ध्येय वाक्य यानी कि जो इसका आदर्श वाक्य था वो क्या था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी कि जो हमारी जनगणना है ये हमारा भविष्य है। ये टैगलाइन किसकी थी, जी जो 15वीं जनगणना हुई थी आपकी 2011 में, उसकी ये टैगलाइन थी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। शुभंकर क्या था इसका, शुभंकर, शुभंकर, शुभंकर क्या था, महिला संगणक, यानी कि इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया था जनगणना करने में। महिला संगणक, संगणक का मतलब होता है गणना करने वाला, महिला संगणक। ठीक है, आगे लिखिए 2011 में जो आपके जनगणना आयुक्त थे, 2011 में जनगणना आयुक्त, क्या पूछा जा सकता है आपसे, भैया 2011 के वक्त जनगणना आयुक्त कौन थे बता दीजिए। तो कौन थे, सी चंद्रमौली। क्या नाम था, सी चंद्रमौली। क्या नाम था जी, सी चंद्रमौली। क्या नाम था, सी चंद्रमौली। ठीक है, ये सारी बातें लिख ली। अब आगे पेज पे आ जाइए, अगली बात लिखिए जो भारत है वो क्षेत्रफल के मामले में, क्षेत्रफल के स्थान पर दुनिया में कौन सा स्थान रखता है, क्षेत्रफल के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में उसका 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के मामले में सातवीं रैंक है दुनिया में, क्षेत्रफल के मामले में दुनिया में 7वीं रैंक है। कौन सी रैंक है, 7वीं रैंक है। और कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग भारत के पास है, तो कुल भूमि का विश्व का लगभग 2.4% भाग, यानी कि जो पृथ्वी आपकी 100% है और उसमें से 100% में से केवल 2.4% भाग भारत के हिस्से में है। पहले स्थान पर कौन है, रसिया, दूसरे पर कौन है, कनाडा, तीसरे पर कौन है, चीन, चौथे पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया, पांचवे पर कौन है, ब्राजील, और छठे पर कौन है, आयरलैंड। ये सारे देश आपके कौन से हैं जो जनसंख्या क्षेत्रफल के मामले में भारत से 6 स्थान ऊपर हैं। ठीक है, भारत कौन से स्थान पर है, 7वें पर। अगर यहीं आपसे पूछा जाता है तो जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, सेकंड। 2021 की जनसंख्या जनगणना के आंकड़े जब तक आएंगे जब तक भारत का पहला स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व की जनगणना के अनुसार मतलब विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है, तो लगभग 17.5%। यानी कि अगर दुनिया में 100 लोग रहते हैं तो 17.5 यानी कि 17-18 लोग कहाँ पर रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। दुनिया में 206 देश हैं, उनमें से 17 लोग केवल हिंदुस्तान में रहते हैं। अगर 100 देश पूरे देशों में, पूरी दुनिया में रहते हो 100 व्यक्ति। ठीक है, तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत में लगभग दुनिया की कितनी है, आधी आबादी तो अकेले हिंदुस्तान और चीन में निवास करती है। ठीक है, 17% ये हो गई और 19% चीन की है, तो 19 दूनी 38, तो लगभग 40% जनसंख्या दुनिया की केवल 2 देशों में निवास करती है, भारत और चीन में। ठीक है, आगे के आंकड़े लिखिए, विश्व की जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है, विश्व की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, ये फैक्ट कब का है वो भी मैं आपको बता दूंगा। कितनी हो गई है, 8 अरब। कितनी हो गई है, 8 अरब। और ये कब का आंकड़ा है, ये है आपका 15 तारीख 11वां महीना 2022 का। इसके बाद की अपडेशन अभी तक आई नहीं है, जब आ जाएगी तब आपको मिल जाएगी। विश्व की कुल जनसंख्या 8 अरब अकॉर्डिंग टू 15/11/2022। ठीक है जी, आगे आगे लिखिए,
जो आपका कई बार आपसे एक महाद्वीप है अफ्रीका का, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप का अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश, अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? कमेंट करके बताएंगे। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश। और यहीं अगर आपसे पूछा जाए अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या में, किसमें? एक हो गया क्षेत्रफल में और एक हो गया जनसंख्या में, तो कौन कौन से हो जाएंगे? क्षेत्रफल में है आपका अल्जीरिया, क्षेत्रफल में कौन सा है? अल्जीरिया। और जनसंख्या में कौन सा है? नाइजीरिया। ठीक है, जनसंख्या में कौन सा है? नाइजीरिया। इसके बाद भैया बात लिखिए आगे। इसके बाद जो अगली बात आती है, आपसे पूछा जाएगा कि 1921 को महाविभाजक दशक कहा जाता है, क्यों? 1900 जो 21 है आपका, इसको क्या कहा जाता है? महाविभाजक वर्ष। 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। महाविभाजक वर्ष क्यों कहा जाता है? क्यों? ये तो आपसे मैंने बता दिया कि 1921 को कहा जाता है। पेपर में कैसे पूछा जाएगा? जो रीजन है जिसकी वजह से कहा जाता है वो लाइन दे रखी होगी, और आपसे पूछा जाएगा कि ये किसको कहा जाता है या महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, तो 1921 को। क्यों कहा जाता है? लिखिए, क्योंकि वर्ष 1921 में जो जनसंख्या वृद्धि है वो माइनस में थी। किस में थी? माइनस में। लिखिए लाइन पूरी, क्योंकि वर्ष 1921 में, क्योंकि 1921 में, क्योंकि 1921 में जनसंख्या, क्योंकि 1921 में जनसंख्या -0.31, -0.31, यानी कि इसमें क्या हुआ था? जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई थी बल्कि नेगेटिव वृद्धि हुई थी। यानी कि अभी अगर 100 लोग निवास करते हैं तो 0.31 ये क्या हो गए थे? इसमें से माइनस रह गए थे। यानी कि 99.69 लोगों ने जन्म लिया था अगले वर्ष में। ठीक है, अब इस आंकड़े को लाखों करोड़ों में गुना करेंगे तो ये संख्या घट के आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया था कि 1921 में नेगेटिव में थी, और कितने नेगेटिव में थी? 0.31 की वृद्धि दर से घटी थी, कि वृद्धि दर से घटी थी। ठीक है, ठीक है जी। आगे लिखिए, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट कब माना जाता है भारत में? जनसंख्या विस्फोट यानी कि जब जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ी हो उसको कहा जाएगा जनसंख्या विस्फोट। तो वो कौन से दशक थे जिनको जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना जाता है? तो 1951 से 1981 तक के 30 जो साल थे, इसको क्या माना जाता है? जनसंख्या विस्फोट के वर्ष माना जाता है। जनसंख्या विस्फोट के वर्ष। ठीक है जी। अब देखिए आगे और जो फैक्ट्स बन सकते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि कब हुई थी? सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि, दशकीय यानी कि कौन से दशक में जो है जनसंख्या सर्वाधिक तीव्र गति से बढ़ी थी? तो मैंने आपको अभी अभी लिखवाया 1951 से 81 के बीच में बढ़ी थी। तो कब बढ़ी थी? 1971 वाले साल में, 1971 वाले दशक में। तो कितनी बढ़ी थी? +24.80%, यानी कि चौथाई जनसंख्या जो है, अगर पिछले साल 100 लोग थे तो इस साल 125 लोग हो गए। चौथाई जनसंख्या यानी कि चौथाई वृद्धि चल रही है। तो ये कौन से में चली थी आपकी? 1971 वाले दशक में। ठीक है जी। अगर आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कौन से वर्ष में रही थी, कौन से दशक में रही थी, तो 1971 में कितनी रही थी? 24.80%। अगर आपसे पूछा जाता है 2011 की जनसंख्या वृद्धि दर, 2011 की जनसंख्या दशकीय वृद्धि कितनी है, तो ये है आपकी 17.70%। 17.70%। ये कब रही है आपकी? 2011 की। सर्वाधिक पूछी जाए 1971 में। नेगेटिव कब हुई सबसे कम? 1921 वाले दशक में। सर्वाधिक कब हुई? 1971 में। वर्तमान की कितनी है 2011 की? 17.70%। ठीक है, अब लिखिए भैया अगली बात। कुल जनसंख्या 2011 में कितनी थी? कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या बहुत बार आपने पढ़ा होगा 1 अरब,
21 लाख, 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख 54,977। इसको फोन नंबर की तरह याद कर लो, 1 21 08 54 977, 1 21 08 54 977, 1 21 08 54 977, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगी। 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख 54,977। ठीक है, ऐसे याद करना थोड़ा टफ है, 1 21 08 54 977 ऐसे कर लोगे याद हो जाएगी। और इतना भी याद ना हो तो केवल शुरू के 1 21 8 तक याद कर लो, या लास्ट के 3 याद कर लो, तो ये आसान रहेगा। ठीक है, कितनी थी कुल जनसंख्या, कितनी थी, इसमें से पुरुष कितने थे, पुरुष कितने थे, कुल जनसंख्या का पुरुष, अगर पुरुष देखे जाएं तो पुरुष कितने थे भैया, 62 32 70 258, 62 32 70 258, यानी कि 62 करोड़ 32 लाख 70 हजार 258 कितने थे, पुरुष थे। महिलाएं कितनी थी, महिलाएं कितनी थी, तो कुल जनसंख्या में तो पुरुषों को घटा दोगे तो महिलाएं निकल आएंगी 49 65 14, 49 65 14 346। इसमें से लगभग आप आंकड़ा निकालोगे तो भैया लगभग 13 करोड़ पुरुष जो हैं वो हर दशक में क्या रह जाते हैं, रणवा रह जाते हैं, कवारे। ठीक है, हर दशक में, हर 10 साल में लगभग 13 करोड़ पुरुष जो है भारत की जनगणना के हिसाब से कवारे रहते हैं, क्योंकि पुरुषों की और महिलाओं की जनसंख्या जनगणना में कितना डिफरेंस है, 13 करोड़ का। महिलाओं की जनसंख्या कितनी कम है पुरुषों से, 13 करोड़। तो लगभग 13 करोड़ जो पुरुष है वो कैसे रह जाते हैं, कवारे रह जाते हैं। ठीक है जी, अब तो क्या है, कवारा रणवा पेंशन बनने लगी है, 40 साल से ऊपर के जो रणवा है उनको पेंशन मिलती है भैया। ठीक है जी, आगे लिखिए, शहरी जनसंख्या, जो कुल जनगणना थी इसमें से शहरी जनसंख्या कितनी थी, शहरी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, ये सारे फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें से जो शहरी जनसंख्या थी वो थी आपकी 31.10%, कितनी थी, 31.10%। और जो ग्रामीण बची वो आप ऑटोमेटिक बता दोगे, ग्रामीण कितनी बची, 68.90%, 68.90%। ठीक है, लिंगानुपात कितना था उस समय की जनगणना का, लिंगानुपात, लिंगानुपात होता है यानी कि प्रत्येक पुरुष पर कितनी महिलाएं महिलाओं मतलब जो कि इतनी महिलाएं हैं और इन पर इतने पुरुष हैं, उसको बोला जाता है लिंगानुपात। तो प्रत्येक 1,000 पर कितनी महिलाएं थी, 943, कितने पर, कितने पर, 1,000 पर। तो कितने कवारे रह गए भैया, 57 आदमी तो 1,000 आदमियों में से कवारे हैं। अगर आपके गांव की जनगणना जनसंख्या कितनी है, लगभग 2,000 व्यक्ति आपके गांव में रहते हैं, तो लगभग 114 व्यक्ति तो उनमें से कवारे रहेंगे। ये 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। ठीक है, 943 व्यक्ति हैं कहाँ पर, प्रत्येक 943 महिलाएं हैं प्रत्येक 1,000 पुरुषों पर, तो 57 व्यक्ति आपके कवारे मरेंगे भैया। ठीक है जी, चलो आगे, आगे आगे लिखिए, जो भारत की साक्षरता दर है, साक्षरता दर कितनी है, साक्षरता दर, यहां पर कुल साक्षरता दर की बात की जा रही है। साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर जो कितनी है, यहाँ पर पुरुष या महिला या किसी राज्य की बात नहीं की गई है, कुल साक्षरता दर कितनी है आपकी, 74.04%, यानी कि कितना हो गया भैया, 74%। आज भी भारत के अगर 100 लोग हैं उसमें से 26 अनपढ़ हैं, केवल 74 पुरुष व महिलाएं ही कैसी हैं, शिक्षित हैं। इसमें से अब देखिए, जो पुरुष हैं, जो पुरुष कितने हैं, पुरुष का आंकड़ा अगर पूछा जाए, पुरुष साक्षरता दर कितनी है भारत की, तो 82.14%, कितनी है, 82.14%। अगर महिलाएं पूछी जाएं तो महिलाएं आज भी आंकड़ा बहुत डरावना सा है, कितनी है, महिलाएं 65%, सिर्फ कितनी है, 65.46%। कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, 65.46%। इसके बाद देखिए, जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि प्रत्येक किलोमीटर में, प्रत्येक किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं। तो जनसंख्या घनत्व कितना है आपका, 382। जनसंख्या घनत्व कितना है, 382। और भारत का हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है, कितना है, जल्दी बताएंगे कमेंट करके। आगे देखिए, अब यहां तक के आंकड़े अगर आपने लिख लिए, कुल साक्षरता दर है 74.4%,
पुरुष हैं आपके 82.14%, महिलाएं हैं 65.46%, जनसंख्या घनत्व आपका 382। अब आगे की बात लिखिए, जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य है। क्या हेडिंग डालोगे? जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य है, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या भारत के कौन से राज्यों में निवास करती है? जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य है, शीर्ष 5 राज्य है। तो कौन से राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, बताइए भैया। पहले नंबर पर 5 लिखने हैं आपको, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। कौन कौन से हो गए आपके? यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बिहार, और पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। कौन कौन से हो गए? पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। ठीक है। कोई ट्रिक बनाना चाहो, ट्रिक से अपने आप 5 राज्य याद करने, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से जस्ट नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की साइड में बिहार, बिहार के नीचे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की साइड में मध्य प्रदेश। ठीक है। ये पांचों राज्य आपकी भारत की जनसंख्या के शीर्ष 5 राज्य हैं। आगे आगे देखिए, आगे और क्या पूछा जा सकता है? जनसंख्या की दृष्टि से, अगर यहीं लिख दूं मैं, जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष, शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश, शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं आपके? ऐसे याद रखेंगे, डीपीसी। क्या याद रखेंगे? डीपीसी। डी से बन जाएगा आपका दिल्ली, पी से पुडुचेरी और सी से चंडीगढ़। दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़। ये तीनों आपके क्या हैं? इन तीनों में केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़। चलो जी, आगे देखिए, न्यूनतम जनसंख्या वाले 2 राज्य। अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक तो कहाँ पर है? यूपी में। और न्यूनतम अगर पूछी जाए तो न्यूनतम आपकी कहाँ पर है? सबसे पहला है सिक्किम, और सिक्किम से भी कम, सिक्किम के बाद दूसरा स्थान आता है मिजोरम का। अगर आपसे यहीं पर यूटी पूछा जाता है तो यूटी आप लिख लेंगे। कौन सा यूटी है? लक्षद्वीप। लगभग 50,000 की ही जनसंख्या है लक्षद्वीप की। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य। अभी तक हमने कौन से पढ़े थे? जनसंख्या वाले। अगर आपसे पूछा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य, बड़े राज्य, तो सबसे पहला स्थान किसका आएगा? राजस्थान, राजस्थान का। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात, उत्तर प्रदेश और गुजरात, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ये क्या हो गए आपके? बड़े राज्य हो गए। अगर आपसे बड़े यूटी पूछे जाएं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा आपका? लद्दाख। सबसे पहले स्थान पर कौन हो जाएगा? लद्दाख। दूसरे स्थान पर कौन सा हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। तीसरे स्थान पर कौन सा हो जाएगा? अंडमान एंड निकोबार। चौथे स्थान पर कौन सा हो जाएगा? दिल्ली। और पांचवें स्थान पर कौन सा हो जाएगा? पुडुचेरी। ठीक है। दिल्ली, पुडुचेरी, ये सब आपके कौन से हैं? यूटी हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े। ठीक है। पुडुचेरी। पहले पहले, दूसरे दूसरे तो याद रखना, 5 के 5 याद ना हो तो। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े वाले, जिनका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी, ये आपके यूटी हैं। ठीक है जी। आगे चलिए, आगे आपसे क्या पूछा जा सकता है कि लिंगानुपात की दृष्टि से सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है?
सर्वाधिक लिंगानुपात क्या है? सर्वाधिक लिंगानुपात। अब लिखते चलिए आप, बहुत डाटा आपको लिखवाना है। सर्वाधिक लिंगानुपात, तो सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? 1084 है। किसका है? केरल का। किसका है? केरल का। अगर आपसे न्यूनतम पूछा जाता है तो न्यूनतम किसका है? न्यूनतम, न्यूनतम लिंगानुपात, ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? हरियाणा का। कितना? 879। 879, 879 ये किसका है? हरियाणा का। किसका है जी? हरियाणा का सबसे कम। अगर यही बात यूटी की करी जाए, ये हो गए आपके राज्य, अगर यही बात यूटी की करी जाए तो यूटी में आपका सर्वाधिक किसका है? पुडुचेरी का है 1037। 1037 किसका है? पुडुचेरी का। पुडुचेरी। और सबसे कम किसका है? तो सबसे कम है आपका दमन व दीव का। कितना? 618। 618 दमन व दीव का। किसका है? दमन व दीव का। ठीक है भैया, ये सबसे कम है, दमन व दीव 618। आगे चलिए। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले दो जिले। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले दो जिले। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले दो जिले, यानी कि सबसे बढ़िया लिंगानुपात किसका है? लिंगानुपात वाले दो जिले। अभी किसकी बात थी? राज्यों की, अब किसकी हो रही है? जिलों की। तो दो जिले कौन कौन से हैं? पहला है आपका माहे। माहे कहाँ पर है? माहे है आपका पुडुचेरी में। और माहे का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 1176। और माहे कहाँ पर है? पुडुचेरी में है। कहाँ पर है? पुडुचेरी में। दूसरा स्थान किसका है? दूसरा अल्मोड़ा का है। अल्मोड़ा। पहला जिला हो गया माहे, दूसरा है आपका अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा का जनघनत्व ये जनगणना कितनी है? ये कितना है आपका लिंगानुपात? 1139। और अल्मोड़ा जो स्थान है ये है आपका उत्तराखंड में। अल्मोड़ा जिला कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कितना लिंगानुपात है? 1139। ठीक है जी। अब सबसे कम पर आपने लिख लिया, कौन था? हरियाणा। आगे चलिए। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक जनघनत्व किस राज्य का है, यानी कि थोड़ी जगह में ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्य में रहती है? मतलब कि जगह कम है रहने की, लोग ज्यादा हैं, ऐसा कौन सा राज्य है सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य? यानी कि थोड़ी जगह पर ज्यादा लोग कौन से राज्य में रहते हैं? सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य ये कौन सा है आपका? कौन सा है जी? बिहार है। और बिहार में कितने व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर पर? 1106। कितने रहते हैं? 1106, यानी कि 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। हरियाणा में कितने रहते हैं? 582। भारत में कितने रहते हैं? 382। हरियाणा में 543। हरियाणा में 543 और भारत में 382। ठीक है, अकेले बिहार में कितने हैं? 1106। ठीक है जी। न्यूनतम, अगर आपसे न्यूनतम पूछा जाता है, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला, तो न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है आपका? अरुणाचल प्रदेश। ये सारे आंकड़े 2011 की जनगणना के हैं, कहीं आप अभी से इनको जोड़कर देखो। तो अरुणाचल प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है 1 किलोमीटर में? केवल 17 लोग। बिहार में कितने हैं 2011 के अनुसार? 1106। अभी आंकड़ा निकल कर आएगा तो 1500 के आसपास पहुंच जाएगा 2022-23 में तो। ठीक है, 2011 के आंकड़े हैं ये। अब 2011 की ही जनगणना के पूछे जाते हैं, क्योंकि 2021 में कोरोना की वजह से हुई नहीं थी और अभी तक वो प्रोसेसिंग में ही है, अभी नहीं हुई। ठीक है, तो 2011 के अनुसार बिहार की जनघनत्व कितना था? 1106। अरुणाचल प्रदेश का कितना है? सबसे कम है, 1 किलोमीटर में केवल 17 व्यक्ति निवास करते हैं। अगर आपसे यूटी पूछे जाए यहीं पर, सर्वाधिक जनघनत्व वाला यूटी, यूनियन टेरिटरी क्या है? सर्वाधिक जनघनत्व वाला यूनियन टेरिटरी तो कौन सा है? बिना सोचे समझे बता दोगे कौन सा है? दिल्ली है। दिल्ली में कितने लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में? दिल्ली में लगभग 11,320। कितने? 11,320। और सबसे कम जनघनत्व यानी कि न्यूनतम जनघनत्व वाला आपका यूटी, न्यूनतम जनघनत्व वाला यूटी कौन सा है आपका? अंडमान व निकोबार। कौन सा है? अंडमान व निकोबार। अंडमान व निकोबार। इसमें कितने व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में? तो 46 व्यक्ति। कितने? 46। कितने? 46। ठीक है जी। चलूं आगे।
ये क्लास मैं अपलोड इसलिए कर रहा हूँ, मैंने लाइव इसलिए नहीं चलाई क्योंकि इसमें आंकड़ा ज़्यादा था, कमेंट मुझे कम लेने थे, टॉपिक लंबा था, कवर जल्दी कराना था, इसलिए आपके इसको मैंने लाइव नहीं किया। चलो जी, आगे चलिए, साक्षरता की दृष्टि पे आ जाइए भैया। अब जो भारत की कुल साक्षरता है वो कितनी है, वो मैंने आपको लिखवा दी, 74.04। पुरुष आपके 82% शिक्षित हैं, महिलाएं आपकी 65% शिक्षित हैं। सर्वाधिक साक्षरता कौन से राज्य की है? सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य ये कौन सा है आपका? केरल है। ठीक है, केरल है। और केरल का जो साक्षरता रेट है, जो लिटरेसी रेट है, वो कितना है? 94%। कितना है? 94%। न्यूनतम साक्षरता अगर आपसे पूछी जाए, न्यूनतम कौन से राज्य की है, तो न्यूनतम किसकी है? बिहार की है। सबसे कम कौन सा पढ़ा लिखा राज्य है? बिहार। कितना है? कितना प्रतिशत है? 61.80%। बिहार में कितने पढ़े लिखे लोग हैं? 100 में से 61 लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है जी। सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी कौन सा है आपका? सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी, सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी, सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी कौन सा है आपका? लक्षद्वीप। कौन सा है जी? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं द्वीप समूह में, क्योंकि जनसंख्या ही बहुत कम है, 91.8%, 91.80%। सबसे कम कौन से के हैं? दादरा व नगर हवेली। अगर आपसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य पूछा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश, तो वो कौन सा है आपका? दादरा व नगर हवेली। दादरा व नगर हवेली। ठीक है जी। यहाँ से मतलब जनगणना के ज़्यादातर पॉइंट्स आपके फैक्ट्स जो हैं क्लियर हो चुके हैं। जो आपसे पूछा जा सकता है, वो एक चीज़ और पूछी जा सकती है, वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। धर्म आधारित जनगणना। कौन सी? धर्म पर आधारित, धर्माधारित, धर्माधारित, धर्माधारित जनगणना, धर्माधारित जनगणना, यानी कि धर्म पर आधारित जो जनगणना है, ये पहली बार कब हुई थी, कब से शुरू हुई है? तो 1931 में पहली बार ये आपकी धर्म पर आधारित जनगणना हुई थी। भारत में पहली और आखिरी, भारत में पहली और आखिरी धर्म आधारित जनगणना, धर्म आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में। भारत में पहली और आखिरी धर्म आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। पहली भी यही थी और आखिरी भी यही थी। पहली और आखिरी धर्म आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। कब हुई थी? 1931 में हुई थी। उस समय क्या है, अब यहाँ पर जो आंकड़े लिखने हैं वो लिख लीजिए। हिंदू कितने हैं वर्तमान में? 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू हैं भैया आपके 79.80%। हिंदू कितने हैं? यानी कि सर्वाधिक कौन सा धर्म है हिंदुस्तान में? हिंदू धर्म। उसके बाद कौन सा है? मुस्लिम। मुस्लिम कितने हैं? मुस्लिम कितने हैं भारत में? 14% लगभग। तो 14.23% कितने आपके मुस्लिम हैं। इसके बाद कौन सा है? ईसाई धर्म है। तीसरे स्थान पर कौन सा है? ईसाई धर्म है। मेघालय, मिजोरम, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ईसाई बाहुल्य प्रदेश पाए जाते हैं। ठीक है। ईसाई कितने हैं? लगभग 2.30%, लगभग 2.5% कौन है आपके? ईसाई हैं। इसके बाद कौन है? सिख। जो आपकी पंजाब कम्युनिटी है, पंजाब में रहने वाले लोग, वो कौन है? सिख हैं। और सिख कितने हैं? सिख हैं आपके लगभग 1.72%, 1.72%। सिखों के बाद आपका कौन सा आते हैं? बौद्ध। बौद्ध। सिखों के बाद कौन सी जनसंख्या है? बौद्ध। और सबसे कम स्थान किसका है? जैन।
और उसके बाद अगर कुछ बच जाते हैं, जैसे आपके आंग्ल भारतीय हो गए, ठीक है, कुछ आपके उस समय के अफगान रह गए, ठीक है, वो सब किस में आते हैं, अन्य में। तो बौद्धों की जनसंख्या कितनी है, 0.70%, यानी कि 1% से भी कम के क्या हैं, बौद्ध हैं। और सबसे कम कौन है, 0.37% आपके जैन हैं। अन्य कितने हैं, अन्यों की जनसंख्या है 0.66%, 0.66%। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, हिंदुओं की। कितनी है, लगभग 80%। मुस्लिम कितने हैं, 14%। ईसाई कितने हैं, 2.5%। सिख कितने हैं, 1.72%। बौद्ध कितने हैं, 0.70%। और आपके जैन कितने हैं, 0.37%। और आपके जो अन्य बचे इन सब कम्युनिटीज से भी अलग, वो कितने हैं, 0.66%। ठीक है, क्लियर यहाँ तक के पॉइंट्स। एक और लिखना चाहो लिख लो, जैन धर्म सबसे ज्यादा शहरों में रहता है। सबसे ज्यादा शहरों में रहने वाला धर्म कौन सा है, जैन धर्म है। सर्वाधिक जैनी आपके कहाँ पर मिलते हैं, शहरों में निवास करते हैं। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो हिमाचल प्रदेश का है। हिंदू हिंदू कहाँ पर सबसे कम है, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम हिंदू हैं। ठीक है, सॉरी, सबसे ज्यादा हिंदू कहाँ पर हैं, तो वो हिमाचल प्रदेश में है। सबसे कम आपके कहाँ पर हैं, उड़ीसा में है। ठीक है भैया। अगर लिटरेसी रेट पूछा जाता है, सबसे पढ़ा लिखा धर्म कौन सा है, तो जैन धर्म। सबसे पढ़ा लिखा धर्म कौन सा है आपका, जैन धर्म। जैन धर्म क्या है, सबसे पढ़ा लिखा धर्म, सबसे शिक्षित धर्म। सबसे शिक्षित धर्म कौन सा है, जैन धर्म। कितना, 94%। कितना है, 94% जैन धर्म के लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है भैया, ये थी आपकी जनगणना 2011। जितने आंकड़े हो सकते थे आपके पेपर के लिए सफिशिएंट, उतने मैंने आपको लिखवाने की कोशिश करी है। अगर कुछ छूट भी जाता है तो वो मैं आपको जो आपकी डेली क्लासेस चलती हैं उसमें लिखवाता रहूँगा। हालांकि कुछ नहीं छोड़ा है, और रिकॉर्डेड इसलिए करी है, ये सेशन इसलिए किया है क्योंकि इसमें आंकड़े ज़्यादा थे। आपके कमेंट्स लेने के चक्कर में कोई एक आधा आंकड़ा गलत हो जाता तो उसमें दिक्कत बनती। और अब आप इसको 2x स्पीड पर कर कर देखना चाहो तो आप देख सकते हो। ये लगभग 1 घंटे की क्लास है, तो आधे घंटे में आप जनगणना 2-3 नंबर अपने पक्के कर सकते हो। जो साथी चैनल पे नए आए हों, कमेंट कर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी अति मेहरबानी होगी भैया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी। ठीक है जी, मिलते हैं अगली क्लास में इसी वक्त 8:15 बजे।